बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारे अतीत विषय का चौथा चैप्टर मुगल साम्राज्य। हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो बच्चों, देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, यह है आपका चौथा चैप्टर मुगल साम्राज्य। और सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं इस पाठ से संबंधित आंतरिक प्रश्न और उनके उत्तर। आप समझ गए ना आंतरिक प्रश्न क्या होते हैं? जो पाठ के बीच बीच में पूछे गए प्रश्न होते हैं उन्हें कहते हैं आंतरिक प्रश्न। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखें, उसमें आपको पाठ के बीच बीच में कुछ प्रश्न दिखाई देंगे जिन्हें हम कहते हैं आंतरिक प्रश्न। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर बच्चों, आप ध्यान दें, राजपूतों के साथ मुगलों के शादियों के कुछ उदाहरण दें। और आप देख सकते हैं इस प्रश्न को, ये प्रश्न आपका पेज नंबर 50 यानी 50 नंबर पेज पर आप देखें, वहाँ पर आपको इस प्रकार से एक प्रश्न मिलेगा। और उत्तर क्या लिख सकते हैं आप? उत्तर लिखेंगे, जहांगीर की माँ और अकबर की पत्नी खच्छवा की राजकुमारी थी। वह अम्बर यानी कि वर्तमान में जिसे जयपुर के नाम से जाना जाता है के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहाँ की माँ और जहांगीर की पत्नी एक राठौड़ राजकुमारी थी। वह मारवाड़ जिसे आप जोधपुर के नाम से जानते हैं के राजपूत शासक की पुत्री थी। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों, अगला प्रश्न है यहाँ पर, अकबर और औरंगजेब के शासनकाल के मनसबदारों की संख्या की तुलना करें। और ये प्रश्न आपको कहाँ मिलेगा बच्चों? ये प्रश्न मिलेगा पेज नंबर 31 पर। आप देखेंगे वहाँ पर आपको ये प्रश्न मिलेगा और उत्तर में लिखेंगे आप, 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। अकबर के शासनकाल में 29 यानी कि 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जाते की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 यानी कि 79 हो गई। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों देखते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न, अकबरनामा और आईन अकबरी के बारे में व्याख्या करें। ये प्रश्न मिलेगा आपको 53 नंबर पेज पर। और यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे, अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखें। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। इसका शीर्षक है अकबरनामा। आप ध्यान दें, इसका लिखेंगे आप, यहाँ पर इसको ना लिखें, इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईन अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईन अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद अब देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर पाठ के अंत में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं और उनके उत्तर हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करें और याद भी करें। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न है, फिर से याद करें। और क्या याद करें बच्चों? यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, ये लिखें यहाँ पर, सही जोड़े बनाएं। और यहाँ पर आपने क्या करना है? जोड़े बनाने हैं। जैसे मनसब के साथ क्या आएगा, इनमें से देखना होगा आपको। मंगोल में क्या आएगा? सिसोदिया राजपूत, राठौर राजपूत, नूरजहाँ सूबेदार। तो इनके साथ आप क्या करेंगे? मिलान करेंगे। और क्या होगा आपका उत्तर? मिलान में आप यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर में क्या क्या मिलाएंगे। जैसे यहाँ पर है मनसबदार या मनसब लिख सकते हैं आप, पद। मंगोल में उज़्बेक, सिसोदिया राजपूत में के साथ मिलाएंगे मेवाड़, और राठौर राजपूत के साथ मारवाड़, नूरजहाँ के साथ जहांगीर, सूबेदार के साथ गवर्नर। तो इस प्रकार से आप जो है इनका मिलान कर सकते हैं। समझ गए ना बच्चों? ये है आपका उत्तर और ये है आपका प्रश्न और ये है उत्तर। इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद बच्चों आप ध्यान दें, अगला प्रश्न है दूसरा, रिक्त स्थानों को भरें। और यहाँ पर देखेंगे आप, रिक्त स्थानों में यहाँ पर जैसे रिक्त स्थान दे रखे हैं ये बच्चों, और इसी के साथ साथ अन्य में भी आप देख सकते हैं ये रिक्त स्थान यहाँ पर खाली छोड़ रखे हैं। और कै, ख, ग और घ देख रहे हैं ना आप यहाँ पर। तो कै में क्या पूछा है? अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम के राज्य की राजधानी थी और कहाँ थी, यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे कि ख है यहाँ पर, दक्कन की 5 सल्तनत, बरार खानदेश, अहमदनगर। और यहाँ पर आपके लिए खाली छोड़ रखा है और थी।
इसी प्रकार यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक था तो सवार, और यहाँ पर आप लिखेंगे, को दिखाता था। इसी प्रकार घ देख सकते हैं आप यहाँ पर, और इनके उत्तर क्या लिखेंगे आप? इनके उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे आप। पहले वाले में लिखेंगे आप, उत्तर में भरेंगे काबुल, और ख वाले में बीजापुर और गोलकुंडा, और ग वाले में सैन्य उत्तरदायित्व, और घ वाले में क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे सुलह कुल। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इस प्रश्न के उत्तर में आप जहाँ जहाँ खाली छोड़ रखे हैं यहाँ पर आप इस प्रकार से भरेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप भर सकते हैं क वाले में, यहाँ पर लिखेंगे आप काबुल। आप समझ गए ना? तो इसी प्रकार से आप इन प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। और उसके बाद देखते हैं बच्चों, यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत कौन से थे? उत्तर में लिखेंगे मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत दिल्ली और आगरा, ये लिखेंगे आप उत्तर। और इसके बाद अगला प्रश्न है, मनसबदार और जागीर में क्या संबंध था? उत्तर लिखेंगे मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, और जो तकरीबन इफ्ताओं के समान थी, परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आइए समझें। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पांचवा प्रश्न है, मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी? उत्तर में लिखेंगे मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी जमींदारों को अपना राजस्व देते थे। एकत्रित किए गए राजस्व को जमींदार सरकारी खजाने में जमा करते थे। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। छठा प्रश्न है बच्चों, शासन प्रशासन संबंधी अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाएं कितनी महत्वपूर्ण थी? और इस प्रश्न का उत्तर होगा अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाएं निम्न प्रकार महत्वपूर्ण थी। और क्या क्या थी? यहाँ पर आप पॉइंट बना के लिखें, धार्मिक चर्चाओं और परिचर्चाओं से अकबर को ज्ञात हुआ कि धार्मिक कट्टरता प्रजा के विभाजन और असामंजस्य के लिए उत्तरदायी होती है। नंबर 2, ये अनुभव अकबर को सुलह कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया। इसके बाद नंबर 3 पे लिखेंगे आप, इन चर्चाओं से उसे प्रशासन की एक स्पष्ट सोच प्रदान की जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। तो इस प्रकार आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न, मुगलों ने खुद को मंगोलों की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने पर क्यों बल दिया? उत्तर में लिखेंगे मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान के वंशज थे और पिता की ओर से वे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मंगोल या मुगल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर 7वां प्रश्न और उसका उत्तर। इसके बाद बच्चों 8वां प्रश्न है, यहाँ पर आइए विचार करें। भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के स्थायित्व के लिए कहाँ तक जरूरी थी? तो इस प्रश्न में उत्तर लिखेंगे आप। उत्तर लिखेंगे भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के लिए निम्न कारणों से जरूरी था। और क्या थी? पॉइंट बना के लिखें। नंबर 1, भू राजस्व राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। दूसरा, समस्त प्रशासनिक कार्य इस आय द्वारा पूरे किए जाते थे। और नंबर 3, राज दरबार के कर्मचारियों, प्रशासनिक कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य खर्चे की पूर्ति राजस्व पर ही निर्भर था। इस प्रकार आप 8वें प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। फिर आता है 9वां प्रश्न आपका, मुगलों के लिए केवल तुरानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी? और यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे, मुगलों के साम्राज्य में जैसे जैसे विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना प्रारंभ किया। प्रारंभ में ज़्यादातर सरदार तुर्की यानी तुरानी थे, लेकिन अब छोटे छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों
और भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। इससे मुगलों को भारत में अपने शासन का विस्तार करने में एवं उसे स्थायित्व प्रदान करने में काफ़ी सहायता मिली। इस प्रकार आप 9वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं 10वां प्रश्न और उसका उत्तर। तो 10वां प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के समाज के ही तरह वर्तमान भारत आज भी अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक इकाइयों से बना हुआ है। क्या यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक चुनौती है? उत्तर में क्या लिखेंगे आप? मुगल साम्राज्य के समाज में कई धर्म और जाति के लोग रहते थे। यही स्थिति वर्तमान भारत में भी बनी हुई है। फिर भी भारत में विविधता में एकता कायम है। भारत में विविध प्रकार की संस्कृतियाँ जैसे संगीत, नृत्य, भाषा और पर्व त्योहार, साहित्य, खान पान और रहन सहन, पहनावा आदि में कई तरह की विविधता देखने को मिलती है। उसी तरह भारतीय समाज में अनेक धर्मों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, फारसी आदि अनेक जाति जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और बनिया आदि के लोग रहते हैं। इससे भारत की सामाजिक और राष्ट्रीय एकता में किसी तरह की चुनौती नहीं है। तो इस प्रकार आप अपने इस 10वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों ये है आपका 11वां प्रश्न। जैसे कि आप देख सकते हैं, मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कृषक अनिवार्य थे। क्या आप सोचते हैं कि वे आज भी इतने ही महत्वपूर्ण हैं? क्या आज भारत में अमीर और गरीब के बीच आय का फासला मुगलों के काल की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ गया है? उत्तर में लिखेंगे आप, मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। वर्तमान अर्थव्यवस्था भी कृषि पर आधारित है, लेकिन राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान धीरे धीरे घटता जा रहा है और दूसरे क्षेत्र जैसे उद्योग, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी, यातायात, व्यापार, पर्यटक एवं अन्य सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में अमीर और गरीब के बीच का अंतर मुगल साम्राज्य की तुलना में अधिक बड़ा है। मुगल काल में यहाँ पर देख सकते हैं आप 5.6% व्यक्ति कुल संसाधनों के मात्र 61.5% का उपभोग करते थे, जबकि आज लगभग 5% व्यक्ति देश के लगभग 90% संसाधनों का उपभोग करते हैं। इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। यह आपका 11वां प्रश्न और उसका उत्तर। इसके बाद बच्चों देखते हैं यहाँ पर 12वां प्रश्न, आइए करके देखें। आप देख रहे हैं यहाँ पर, और यह आपका 12वां प्रश्न, इसमें मुगल साम्राज्य का उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों पर अनेक तरह से प्रभाव पड़ा। पता लगाइए कि जिन नगर, गांव अथवा क्षेत्र में आप रहते हैं उस पर इसका कोई प्रभाव पड़ा था। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप बच्चों, आप यहाँ पर जो है स्वयं पता लगाएंगे और अपने आप उत्तर लिखेंगे कि मुगल काल का आपके क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा था। उस ज़माने की कुछ निशानियाँ या कुछ जो ऐसी चीज़ें आपके पास वहाँ पर मौजूद हैं उस क्षेत्र में, जैसे आप कह सकते हैं कि यह मुगल साम्राज्य का प्रभाव यानी कि मुगल साम्राज्य की चीज़ें हैं। तो इस प्रकार बच्चों इस पाठ से संबंधित आपके सारे प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं। आप ध्यान दें, हम पढ़ रहे थे क्लास 7 हमारे अतीत पाठ का 4था चैप्टर मुगल साम्राज्य। हमने आपको बताया इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।